हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोगों का जो पार्ट थर्ड है वो एक तरीके से होगा डिस्कस, और उसमें द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हमने डिस्कस कर रखा था भाई, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी कि किस तरीके से जो है वो मिडिल क्लास जो है वो पनपा है कि नहीं, और मिडिल क्लास ने क्या मांग करी। उसके बाद जो है वो हम लोग एक तरीके से द एज ऑफ रेवोल्यूशन की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू हुए, क्योंकि 1815 तक जो है वो एक तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट जा चुका था और कंजर्वेटिज्म जो है वो आ चुका था। हाँ 1815, ठीक है। आगे देखो द एज ऑफ रेवोल्यूशन बोला गया 1830 से लेकर 1848। यहाँ पर हमने बताया था गस्सीपी मजीनी के बारे में, और गस्सीपी मजीनी के बाद हमने बताया था दो सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन करा उन्होंने, जिसके वजह से मैटरनिक को ऐसा लगने लगा था कि ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है आने वाले समय में होगा। कौन? गस्सीपी मजीनी। द पीरियड ऑफ 1830 टू 1848 वाज नोन एज द एज ऑफ रेवोल्यूशन। क्यों बोला गया एज ऑफ रेवोल्यूशन? को बताएगा किनके बीच में? मतलब अगर देखा जाए तो कंजर्वेटिज्म और रिवॉल्यूशनरीज के बीच में एक जंग सा छिड़ गया था। कंजर्वेटिज्म क्या चाह रहे थे कि मोनार्की फिर से स्थापित हो, और जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको फ्रीडम, इक्वालिटी सब चाहिए था। तो जिसके तहत जो है वो चीजें जो है बदलते हुए देखने को मिला इसके बीच। किसके बीच में? 1830 से लेकर 1848। तो बस ये नाम याद रखना, ये डेट याद रखना। इन यूरोप अ कंजर्वेटिव गवर्नमेंट सो टू स्ट्रेंथन देयर पावर एंड आइडिया ऑफ लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म बिकम लिंक्ड विद अ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। जो है, अब सोचो, जो कंजर्वेटिव में वो चाह रहा था कि मैं अपना स्ट्रेंथ बढ़ाऊं, लेकिन जो साथ ही साथ जो रेवोल्यूशनरीज थे उनकी जो आइडियाज ऑफ लिबरलिज्म था और नेशनलिज्म था वो बहुत तेजी पकड़ रखा था। देख रहे हो, एक तरफ से कौन चाह रहा है? कंजर्वेटिज्म, कि हम अपने पूरे देश को या पूरे यूरोप को कंजर्व करके चले। दूसरा अगर देखा जाए, दीज रिवॉल्यूशंस अकर्ड इन वेरियस यूरोप रीजन। बहुत सारे यूरोप रीजन में जो है वो रिवॉल्यूशनरीज ने रिवॉल्यूशन करा सीक्रेट सोसाइटी के थ्रू। और अगर देखने को मिलेगा कहां कहां भाई? इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स एंड अ पार्ट्स ऑफ ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड होलैंड। तो इन सब सारी जगहों पर क्या क्या हुआ भाई? रिवॉल्यूशन, जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने जो है वो प्रदर्शन करा। क्या? रिवॉल्यूशनरी प्रदर्शन करा, ठीक है। उसके बाद रिवॉल्यूशन वेयर प्राइमरी लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। देख रहे हो किनके द्वारा? ये सब सारे जो रेवोल्यूशन किए जा रहे थे वो लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा किया जा रहा था। वैसे नेशनलिस्ट जो कि अपने देश को फिर से लिबरल करना चाह रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। फ्रॉम द एजुकेटेड मिडिल क्लास इलाइट, जो इलाइट ग्रुप जो थे, खास करके जो पढ़े लिखे ग्रुप थे मिडिल क्लास के, उन्होंने ये सब शुरुआत करी। उसमें कौन कौन से आते हैं? प्रोफेसर थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, मेंबर ऑफ कॉमर्शियल मिडिल क्लासेस। मेंबर ऑफ कॉमर्शियल मिडिल क्लासेस मतलब जो बिजनेस क्लास के लोग थे, उन लोगों ने भी इस रेवोल्यूशन में बहुत ज्यादा सहायता दिया, ठीक है। कौन दिया? रेवोल्यूशन को, ठीक है। आगे आते हैं, द फर्स्ट मेजर अपराइजिंग जो हैपेंड इन फ्रांस इन जुलाई 1830। सबसे पहली बार 1830 में जुलाई में जो है वो चीजें जो है रिवॉल्यूशन से थोड़ी सी उठी, और एक नहीं उठी, आग उठी। तो आग कब उठी भाई? 1830 में। वेयर द बॉर्बन मोनार्की वॉज ओवरथ्रोन बाय द, देखे, जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने क्या बॉर्बन डायनेस्टी को फिर से लाया था। तो उस बॉर्बन डायनेस्टी को 1830 में उखाड़ फेंक दिया गया। किसके द्वारा? जो लिबरल नेशनलिस्ट या फिर बोला जाए लिबरल रिवॉल्यूशनरीज थे, ठीक है। एंड एस्टैब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हेडेड बाय द लुइस फिलिप। देख रहे हो। और एक जो बॉर्बन डायनेस्टी के आने के बाद मोनार्की डायनेस्टी आया था, उसको हटाकर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की जो स्थापना है वो कर दी गई। किसके द्वारा? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई ये सब। अब बोलोगे सर कि यहाँ से आता कैसे? एमसीक्यू ऐसे पूछे जाते हैं, फिर हमें एक तरीके से दिक्कत होता है, उसको नहीं दिक्कत परेशानी होना है, ठीक है। द जुलाई रेवोल्यूशन इन फ्रांस, कौन सा? ये वाला रेवोल्यूशन जो कि अपराइजिंग के रूप में काम किया। सिमिलर मूवमेंट इन ब्रुसेल्स में भी हुआ, ठीक है। एंड लीडिंग टू अ सेपरेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, ठीक है। अगर देखा जाए फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग कौन हो गया भाई? ब्रुसेल्स अलग, बेल्जियम अलग हो गया, ठीक है। बेल्जियम फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ नीदरलैंड। अगर देखा जाए द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद एक और इंडिपेंडेंस के रूप में जो लड़ाई लड़ी गई भाई, कहां पर? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के तौर पर। इग्नाइट द नेशनल सेंटिमेंट अक्रॉस द यूरोप एज अ ग्रीस
had been under the Ottoman rule since 15th century. ऑटोमन अंपायर भी था, तो ऑटोमन अंपायर को भी एक तरीके से हटाने के बारे में यहाँ पर बात किया गया कि कोई भी अंपायर रूल नहीं रहेगा, या कहीं भी जो कोई राजा रजवाड़ा काम या फिर जो इस्टेब्लिशमेंट या फिर वो स्टेट को चलाएगा नहीं। समझ रहे हो, कोई स्टेट को एस्टैब्लिश नहीं करेगा, कोई स्टेट को नहीं चलाएगा। चलाएगा कौन? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के तौर पर चलेगा। ठीक है, जो किसके द्वारा हेड किया जा रहा था? लुई फिलिप्स के द्वारा। रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप फ्यूल्ड द ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड बिगैन इन 1821। ठीक है, एंड सपोर्टेड बाय द एक्साइल्ड ग्रीक एंड सिंपैथाइजर फ्रॉम द वेस्टर्न यूरोप। मतलब सारे लोग मिल गए थे ताकि ग्रीस को एक तरीके से आजाद करा पाए। यहाँ पर उसके बाद देखो, द प्रोमिनेंट फिगर लाइक अ लॉर्ड ब्रायन सपोर्टेड द ग्रीक कॉज एंड एम्फसाइज्ड द ग्रीस इंपॉर्टेंस एज द कैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। और ग्रीक ग्रीक को सब लोग एक तरीके जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे उसमें से बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरीज के रूप में, प्रोमिनेंट फिगर के रूप में माने जाते थे उस वक्त लॉर्ड ब्रायन। उन्होंने भी ग्रीक रेवोल्यूशन को सपोर्ट करा, अब बोला कि यूरोप के सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, हमें भी इसको एक तरीके से आजाद करा के चलना है। फिर लॉर्ड ब्रायन जो ऑर्गेनाइज द फाइनेंशियल एड, जो लॉर्ड ब्रायन था वो अमीर थोड़ा सा था, तो उसने जो फाइनेंस जो लगता है, क्योंकि पैसा तो लगता ही है भाई इन सब सारी चीजों में, बिना पैसा का भीड़ तो इकट्ठा होगा नहीं, और भीड़ इकट्ठा नहीं होगा तो दिक्कत परेशानी है कि नहीं। हम लोगों ने भी देखा था भाई कांग्रेस किस तरीके से बड़े बड़े लोगों को सपोर्ट कर रहा था नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, है कि नहीं। सेम उसी तरीके से ये जो लॉर्ड ब्रायन था वो फाइनेंशियल एड दे रहा था एंड जॉइंड द कॉन्फ्लिक्ट अल्टीमेटली पासिंग अवे 1824 ड्यू टू इलनेस। 1824 में मर जाता है, क्योंकि ग्रीक वॉर जो है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 में स्टार्ट होता है और 3 साल ये सपोर्ट करने के बाद 1824 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बीमारी की वजह से। फिर द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, इन 1832 ऑफिशियली रीऑर्गेनाइज ग्रीस एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। फिर एक ट्रीटी साइन होता है, मतलब ग्रीस जितने भी नेशनलिस्ट है उन्होंने आजादी पा लिया, किसके ऊपर? ग्रीक के ऊपर। ग्रीक को आजाद कर दिया। कौन सा ट्रीटी साइन हुआ था भाई? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, कब? 1832 में, ये याद रखना है। क्लियर हो गया। अब आगे देखो यहाँ पर द रोमांटिक इमेजिनेशंस एंड नेशनल फीलिंग। तो भाई इसी के बीच में रोमांटिसिज्म का किस तरीके से, मतलब अपने देश के प्रति जो प्यार है वो कैसे फैला, और अपने देश को एक अलग तरीके से सब लोगों ने कैसे सोचना शुरू करा कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए। सब लोगों ने अपनी एक अलग अलग इमेजिनेशन क्रिएट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 पॉइंट दिया हुआ है। नेशनलिज्म डिड नॉट जस्ट अराइज फ्रॉम द वॉर। जितना भी वॉर अभी हमने देखा भाई कि वॉर की वजह से नहीं हुआ, साथ ही साथ टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं हुआ, बट कल्चर ऑल्सो प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। जो कल्चर साथ में लेके आ रहे थे, जो सब साथ में एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे थे, एक दूसरे के कल्चर को समझने की कोशिश कर रहे थे, और जब बहुत सारे लोग एक ही कल्चर को मानना शुरू हुआ, जब कॉमन एक बिलोंगिंगनेस आ जाता है तो अपने आप ही फिर एक ही रास्ता पर सब लोग चलना शुरू हो जाते हैं। तो कल्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जितना कि वॉर किया। ठीक है, उसको देखा जाए आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन एक्सप्रेसिंग द एंड शेपिंग द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। अगर बोला जाए इतने लोग जो सपोर्ट में आए, वो उनका मेजर रीजन क्या था? ये सब भी रीजन था। एक बहुत बड़ा रीजन था कि आर्ट के थ्रू, पोएट्री के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू और म्यूजिक के थ्रू भी लोगों का साथ जो है वो रिवॉल्यूशन में मिला। देख रहा हूं, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि वॉर ही सिर्फ सब चीज नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से जो तो एज ऑफ रेवोल्यूशन जो था वो एक तरीके से बढ़ा, और उसके तहत बहुत सारे स्टेट को नेशन स्टेट में बदला गया। ठीक है, तो याद रखना, रोमांटिसिज्म वाज अ कल्चरल मूवमेंट दैट एम टू कल्टिवेट अ यूनिक फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट इमोशन। देखो, जब रोमांटिसिज्म का सिंपल सा मतलब है कि सब लोग देश के बारे में अच्छा सोच रहे हैं और एक प्यार भरी निगाहों से देख रहे हैं कि ये हमारा देश है और इस देश को हमें आजाद कराना है, ताकि आने वाली पुश्त या फिर आने वाली जनरेशन हमारे देश का शांति से रहे, या हमारा जनरेशन। समझ रहे हो? तो एक रोमांटिसिज्म का जो भावना वो नेशनलिस्ट इमोशन बन गया था। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट क्रिटिक्स जो है, जो एक्सल्टेशंस ऑफ द रीजंस एंड साइंस फोकसिंग इंस्टेड ऑफ इमोशन, इंस्टीट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग। देख रहे हो, बहुत सारे पोएट ने जो है वो साइंस पर ना फोकस करके किस पर फोकस करा भाई? इमोशन पर। इंस्टेड ऑन इमोशन, इमोशन पर फोकस करा था। मिस्टिकल फीलिंग, किस तरीके की फीलिंग जगाओ लोगों में ताकि वो लोकल फीलिंग हो। साइंस की बातें करते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा।
इंट्यूशन क्या होता है? इंट्यूशन मतलब कौन है इंट्यूशन? इमोशन। अच्छा, इंट्यूशन मतलब जो अंतरात्मा जगाना, अंतरात्मा अंतरात्मा जो किस तरीके का सोच रहे हैं, उन सब सारी चीजों को जगाने का काम किया गया। अगर आगे देखा जाए, दे sought टू एस्टैब्लिश अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, कॉमन कल्चर। देख रहे हो, सब चीज कॉमन है, कॉमन कल्चर, ताकि वो एक नेशन का फाउंडेशन बन पाए। ठीक है, जर्मन फिलोसोफर जोहान जो गॉटफ्राइड हार्डर ने बोला था, इम्फसाइज करा था, डिस्कवरीज ट्रू जर्मन कल्चर अमंग द कॉमन पीपल, कि अगर ट्रू जर्मन कल्चर देखना है तो वहां के कॉमन पीपल में देखो, वहां के बड़े बड़े लोगों में मत देखो। ठीक है, तो देखो, द एसेंस ऑफ द नेशन, जो वॉल्क गेट को हम लोग बोलते हैं, द एसेंस ऑफ नेशंस वाज प्रमोटेड थ्रू द फोल्क सॉन्ग, पोएट्री एंड डांसेस। ठीक है, वहां कहां से फैला भाई? डांसेस, फोल्क सॉन्ग अलग अलग क्रिएट किए गए ताकि कॉमन कल्चर जो है जनरेट हो पाए। कलेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द फोल्क कल्चर वाज अ वाइटल फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल बिल्डिंग, कि हमारे देश का या हमारे पूरे यूरोपियन देश का, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनमें जो भी अपनी अपनी नेशनल फ्लैग, मतलब नेशनल जो उनका सेंटिमेंट्स है, चाहे नेशनल डांस है, चाहे फिर उनका देखा जाए फॉल्क या पोएट्री है, सबको साथ में लेकर चलने की बात की गई ताकि नेशन को बिल्ड किया जाए। कौन सा कल्चर? फॉल्क कल्चर। ठीक है, emphasize on the vernacular language and local folk trade aimed at connecting the large illiterate audience। अब क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस ऐसे थे जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, जो पेजेंट्स थे, वो तो कनेक्ट नहीं बात कर पा रहे थे भाई एक ही लैंग्वेज से, तो लोकल लैंग्वेज को भी बढ़ावा दिया गया ताकि उन लोगों को भी इस वॉर में या इस जो पूरे रिवॉल्यूशन में साथ में लेकर चल पाए। बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसको देखा जाए, द पोलिश लैंग्वेज, ठीक है, कल्चर वेयर सप्रेस्ड आफ्टर द रशियन ऑक्यूपेशन, बट एफर्ट टू रिवाइव द नेशनल फीलिंग्स परसिस्टेड। लेकिन जो लैंग्वेज बैरियर जो था उसको भी खत्म किया गया। जो पोलिश लैंग्वेज जो था वो बहुत ज्यादा दबदबा कर रहा था, उसको भी हटाया गया और एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में सबको अपनी अपनी जगह पर आजादी दी गई कि आप अपने लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। आपको जबरदस्ती थोपा नहीं गया एक ही लैंग्वेज। देख रहे हो यहाँ पर। फिर करोल, एक नाम थे भाई, कौन? करोल कुरपिंस्की। वो क्या थे? यूज्ड म्यूजिक एंड ओपरास टू सेलिब्रेट अ नेशनल स्ट्रगल। देख रहे हो, जगह जगह पर मान लो कि ऐसा देश है यहाँ पर जगह जगह पर नेशनल स्ट्रगल के बारे में गाया जा रहा है, सब लोग सुन रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, सब सुन रहे हैं, तो अपने आप ही ना चाहते हुए भी वो रेवोल्यूशन में साथ हो गए। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लैंग्वेज बिकम्स अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस इन पोलैंड। अभी हमने बताया ना, पोलिश लैंग्वेज जबरदस्ती थोपा गया था, लेकिन वहां पर जो लैंग्वेज है वो बिकम्स अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस इन पोलैंड with clergy using a Polish for religious purpose against the Russian dominance। जो रशिया का डोमिनेंस था, क्योंकि रशिया का भी डोमिनेंस बढ़ गया था कुछ हद तक भाई, खास करके कहां पर? पोलैंड में, क्योंकि पोलैंड को ही कब्जा किया था ना। मैंने शुरुआत में बताया था कि जब जो ब्रिटेन था, ऑस्ट्रेलिया था, ये रशिया था, जब साथ में वाटरलू जो लड़ाई लड़ी थी और नेपोलियन बोनापार्ट को हटाया था, तब एक तरीके से रशिया ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से रशियन जबरदस्ती थोपा जा रहा था। अब जो पोलिश लैंग्वेज है, देखो, वाइल क्लर्जी यूजिंग द पोलिश फॉर अ रिलीजियस पर्पस अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, तो पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल ये लोग रशिया के डोमिनेंस को बताने के लिए कर रहे थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आगे आते हैं भाई, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। क्या क्या रहा? हंगर भी रहा, ठीक है, सबकी भूख भी थी, भूख, लोग भूखे भी मरे। ठीक है, एक हार्डशिप भी था, मतलब पूरे अच्छे तरीके से लोगों ने जान लगा दिया उसको, मतलब उस रेवोल्यूशन को जिंदा रखने के लिए। और उसमें क्या क्या चीजें हुई वो भी देखेंगे हम लोग। भूखे भी मरे थे भाई। इन 1830 द यूरोप वेयर मार्क्ड बाय द सीवियर इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। 1830 के आसपास में बहुत सारी डिफिकल्टी आई यूरोप में, लेकिन लोगों ने कभी उससे मुंह नहीं मोड़ा, उसको फेस करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ लेड अ सरप्लस जॉब सीकर्स एंड अ शॉर्टेज ऑफ जॉब। अब जैसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ अगर 1930 के आसपास में देखने को मिलेगा, जब पॉपुलेशन ग्रो होता है भाई तो वहां पर खाना भी चाहिए, तो उस तरीके का खाना भी उपलब्ध नहीं था उस वक्त, तो एक तरीके से शॉर्टेज, एक तो खाना और ऊपर से जॉब्स, क्योंकि जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? अब पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, जॉब क्रिएट हो नहीं रहा है। ठीक है, तो द रूरल रेसिडेंट मूव टू द सिटीज लिविंग टू ओवरकम ओवरक्राउडेड स्लम्स। अगर देखा जाए तो जो रूरल पीपल्स थे, अब उनके पास खाना वगैरह तो था नहीं, तो वो किधर शिफ्ट हो रहे थे? अर्बन की तरफ। ठीक है, कहां पर हो रहा था, कब हो रहा था? ये सब रिवोल्ट के बीच में, 1830 से 1848 के बीच में। लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं फेस्ड कंपटीशन फ्रॉम द चीप इंग्लिश गुड्स ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसमें से कुछ जो बड़े बड़े नेशंस थे, वो तो बड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरुआत ही हुआ था कहां पर? ब्रिटेन में। तो वहां से वो सामान
सस्ता सामान लाके देते थे, जिसकी वजह से ये लोग लोकल जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, उनको बहुत घाटा हो रहा था। क्यों घाटा हो रहा था भाई? क्योंकि आपको सस्ता सामान मिलेगा, जैसे ब्रिटेन कर रहा था हमारे देश में भी, अपने देश से सस्ते दामों में सामान जो है हमारे देश में बेच रहा था, जिसकी वजह से हमारे देश के लोग जो है अपने सामानों को खरीद नहीं पा रहे थे। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात था। टेक्सटाइल प्रोडक्शन मेनली इन होम्स एंड अ स्मॉल वर्कशॉप फेस्ड अ कंपटीशन फ्रॉम अ, देख रहे हो, मैकेनाइज्ड इंग्लिश प्रोडक्शन। तो अगर देखा जाए खाने में भी, और अगर देखा जाए पहनने में भी, जो पहनने वाला कपड़ा था, उन लोकल जितने भी लोग वर्कर्स काम करते थे, वो अब भाई अपने से काम करें वो महंगा तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन एक तरीके से जब ब्रिटिश लाके वो सामान वहां पर बेचता था, वो सस्ते में बेचता था, जिसकी वजह से वहां के लोकल्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन उनसे वो लड़े, उसे पीछे नहीं हटे। पीजेंट्स इन द रीजन विद अ पावरफुल एरिस्टोक्रेसी सफर्ड फ्रॉम द फ्यूडल ऑब्लिगेशन। उन लोगों को जबरदस्ती काम कराया जाता था, लेकिन उनका मेहनताना भी नहीं दिया जाता था, ठीक है, जो कि एक तरीके से बहुत बड़ा स्ट्रगल था, खास करके अगर देखा जाए कहां पर भाई, यूरोप में, ठीक है। राइजिंग द फूड प्राइसेस एंड द पुअर हार्वेस्ट वर्सन पॉवर्टी इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। अर्बन और रूरल एरिया दोनों में गरीबी छा गई थी। क्यों छा गई थी भाई? क्योंकि फूड का जो प्राइस है वो बढ़ा दिया गया था, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा था। अब ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा भाई तो दिक्कत परेशानी तो होगा ही होगा, जिसकी वजह से दिक्कत और होता चला गया। इन 1848 फूड शॉर्टेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट ट्रिगर्ड अनरेस्ट इन द पेरिस एंड लीडिंग टू अ लुई फिलिप्स आउटस्टिंग। लुई फिलिप, एलपी का जब अभी लुई फिलिप का सेट आता है ना, तो वो लुई फिलिप जो है लोगों ने उसको खाड़ के फेंक दिया था, क्योंकि वो बहुत महंगे दामों में बेच रहा था चीजों को, तो उसको भी एक तरीके से आउटस्टिंग कर दिया गया था, ठीक है, आउटस्टिंग कर दिया गया था। तो याद रखना, अनरेस्ट इन पेरिस कब हुआ था? पेरिस में, तो उसको एक तरीके से झुका दिया था, समझ रहे हो। उसके बाद रिपब्लिक वाज डिक्लेयर्ड, सफरेज वाज एक्सटेंडेड टू द एडल्ट मेल्स एंड द राइट टू वर्क वाज गारंटीड। उसके बाद जो है रिपब्लिक जैसे ही डिक्लेयर हुआ, रिपब्लिक मतलब जैसे ही वो लोग इस चीज से निकले और पूरा जो यूरोपियन स्टेट है या फ्रांस जो है वो रिपब्लिक के रूप में निकल के आया, उसके बाद जो है एडल्ट मेल्स को भी एक तरीके से यूनिवर्सल सफरेज के रूप में वोटिंग देने का अधिकार मिला और राइट टू वर्क की गारंटी मिली। तो देखो कितना संघर्ष करने के बाद मिला, ऐसा नहीं कि ऐसे मिल गया। इनके बीच में इन्होंने लड़ाई भी लड़ी है कि नहीं। 1848 में आपको पता ही, पेंटिंग कौन सा, फ्रेडरिक सोरियो वाला। नेशनल वर्कशॉप वेयर एस्टैब्लिश, उसके बाद नेशनल वर्कशॉप एस्टैब्लिश किया गया, एम्प्लॉयमेंट दिया गया। इन 1845 वीवर इन सिलिशिया रिवोल्टेड अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर हु एक्सप्लॉइटेड देम बाय रिड्यूसिंग द पेमेंट। बहुत सारे वीवर्स जो कपड़े वगैरह सिलते थे, उनमें एक तरीके से उनकी पेमेंट को एक तरीके से रिड्यूस कर दिया था, उनके लिए भी, उनके सामने भी ये लोग रिवोल्ट करे थे, ठीक है। वीवर्स डिमांडेड हायर वेजेस, वो लोग हाई वेजेस मांग रहे थे, ठीक है, एंड लीडिंग टू अ क्लास विद अ कॉन्ट्रैक्टर एंड इवेंचुअल मिलिट्री इंटरवेंशन। उसका मिलिट्री इंटरवेंशन भी हुआ भाई, एंड द कॉन्फ्लिक्ट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ, इसकी वजह से 11 वीवर्स का भी डेथ हो गया था। तो सोचो कितने लोगों ने अपनी जान भी त्यागी थी इस पूरे मूवमेंट में। तो देख रहे हो यहां से चीजें किस तरीके से बदली, तो यहां पर आप समझ सकते हैं आगे। अब 1848 जो कि द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, 1848 में जब रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स हुआ, लास्टली जब धीरे धीरे करके ये संघर्ष चलता गया, तो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा अकर्ड अलोंगसाइड द अपराइजिंग ऑफ द impoverished, unemployed and hungry peasants and the workers across the Europe, कि जितने भी सारे लोग थे, गरीब लोग थे, उन्होंने साथ दिया, तभी ये मुमकिन हो पाया। In 1848 the revolution led by the educated middle classes was unfolding। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो लीड कर रहे थे उस पूरे अपराइजिंग को या पूरे मूवमेंट को 1848 वाला, वो कौन कर रहे थे? मिडिल क्लास के लोग, जिसमें ये सब सारे लोग जो थे उन्होंने भी साथ दिया था, ठीक है। इन फ्रांस इवेंट्स इन फरवरी लेड टू द एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क एंड एस्टैब्लिश द रिपब्लिक विद द यूनिवर्सल मेल सफरेज। क्या कर दिया गया कि जो इवेंचुअली 1848 आते आते फरवरी में खत्म कर दिया गया मोनार्क सिस्टम को और एस्टैब्लिश कर दिया गया एक रिपब्लिक को। रिपब्लिक मतलब जहां पार्लियामेंट हो, जहां कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, और साथ ही साथ यूनिवर्सल मेल सफरेज, मतलब जितने भी मेल पॉपुलेशन थे उनको वोटिंग का अधिकार दे दिया गया, जो कि बहुत बड़ी बात थी। तो यहाँ पर क्या दिया गया, मतलब कंजर्वेटिव अपोजिशन अपोज किया गया उसको, ठीक है। वुमेन पॉलिटिकल राइट भी बाद में चलकर दिया गया, ठीक है। पहले मेल को जो दिया जा रहा था उसमें हटा के वुमेन को, देखो यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सल सफरेज सिस्टम, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड किया गया और मिडिल क्लास का लीडरशिप देखने को मिल रहा है 1848 के लिबरल में, जो कि पहले मेल
मेल को सिर्फ मिल रहा था, अब यूनिवर्सल सफरेज का जो है वो एक तरीके से दावा किया गया और उसके बाद उन लोगों की भी वो डिमांड पूरा किया गया कि भाई द वुमेन्स पॉलिटिकल राइट, वुमेन्स पार्टिसिपेशन हाईलाइटेड इन द मूवमेंट। देखो यहाँ पर जिसके वजह से एक नेचर डेवलप हुआ कि वुमेन का ही पार्टिसिपेशन उतना ही है जितना कि मेंस का। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे अगर आया जाए, इन कंट्रीज लाइक जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हंगेरियन एम्पायर, लिबरल मिडिल क्लासेस इंडिविजुअल डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल यूनिफिकेशन। और सारे जितने, फ्रांस में तो हो ही गया था 1848 में, उसके अलावा जर्मनी में भी, इटली में भी, पोलैंड में भी एंड ऑस्ट्रेलिया हंगेरियन एम्पायर को भी एक तरीके से उखाड़ फेंकने के बारे में बात किया गया था। और वहां पर भी मिडिल क्लास जो थे वो दबदबा जो है वो कायम करना चाह रहे थे ताकि वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीजें वो आ सके, वहां भी यूनिवर्सल मेल सफरेज आ सके, वहां पर भी लोगों को वोटिंग अधिकार मिल पाए, वहां पर भी वुमेन्स को पार्टिसिपेशन को देखा गया। ठीक है, जिसकी वजह से एक दे sought टू एस्टैब्लिश अ नेशन स्टेट बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए भाई, पार्लियामेंट होना चाहिए और फ्रीडम ऑफ अ प्रेस होना चाहिए। प्रेस मतलब कुछ भी लिखने का, कुछ छापने का अधिकार होना चाहिए, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, और हम कभी भी एक अपना ग्रुप बना सकते हैं, उनमें भी आजादी नहीं थी भाई। ठीक है, उसको देखा जाए, इन जर्मनी वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप्स कंपोज्ड ऑफ प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एंड सक्सेसफुल आर्टिशियंस कन्वीन्ड इन द फ्रैंकफर्ट टू फॉर्म ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। और अगर देखा जाए जर्मनी में भी एक फ्रैंकफर्ट जो है वहां पर नेशनल जर्मन असेंबली को एस्टैब्लिश किया गया, वहां पर भी अपनी असेंबली को एस्टैब्लिश किया गया ताकि लोग वहां पर अपने नेताओं को चुनकर भेजे और वो उनके लिए कानून बनाए। तो बहुत बड़ी बात थी। फिर अगर देखा जाए, ऑन May 18, 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गैदर इन फ्रैंकफर्ट, ठीक है, टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन। देख रहे हो, तो पहले तो फ्रांस हुआ भाई, है कि नहीं, उसके बाद आपको कौन देखने को मिलेगा, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को भेजा गया ताकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ सके, जहां पर हमारे देश के, हमारे लोगों के द्वारा जो चुना गया लोग है वही हमारे ऊपर राज करेगा, और अगर उसने कुछ उल्टा सीधा काम करा तो हम लोग उसको अगले बार वोट ही नहीं देंगे। तो ये सब सारी चीजें लड़ाई लड़ी गई भाई इंटरनली, तभी कुछ वहां तक देखने को मिला वो हुआ। और देखो, किंग फेडरिक जो विल्हम IV जो था और पुरुषिया रिजेक्टेड द टर्म ऑफर्ड बाय द असेंबली अलाइनिंग विद अदर मोनार्क टू अपोज द इलेक्टेड बॉडी। देख रहे हो, तो यहां पर क्या किया गया, जो किंग फेडरिक जो विल्हम था IV ऑफ पर्शिया, उसने रिजेक्ट कर दिया टर्म्स जो कि ऑफर्ड किया गया था किसके द्वारा, बाय असेंबली के द्वारा, अलाइनिंग विद अदर मोनार्क टू अपोज द, और अदर अपोज मतलब क्या, अदर जितने भी मोनार्क थे उनके साथ जाने से। समझ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, अलाइनिंग विद द अदर मोनार्क टू अपोज द इलेक्टेड बॉडी, इलेक्टेड बॉडी को अपोज नहीं करेंगे। समझ रहे हो, उसके बाद पार्लियामेंट फेस्ड द इंक्रीज अपोजिशन from the aristocracy and military and losing the support from the workers and artisans. The parliament dominated by the middle class eventually disbanded after the troop intervened and political rights for the women were divided issue within the liberal movement despite the active participation of political participation. Women's को का पार्टिसिपेशन होने के बावजूद भी उसको उतना तवज्जो नहीं दिया गया, लेकिन तब भी बहुत सारी चीजें जो है वो रिकॉग्नाइज की गई वुमेन्स को लेकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 चीजें बची हुई है। कौन कौन सी चीजें बची हुई है, जैसे वुमेन्स वाज नॉट ग्रांटेड अ सफरेज, क्योंकि वहां मेल यूनिवर्सल मेल सफरेज किया गया था ना, यूनिवर्सल मेल सफरेज। ठीक है, मेल यूनिवर्सल मेल सफरेज। ठीक है, यूनिवर्सल मेल सफरेज का मतलब क्या है भाई, मेल को वोटिंग देने का अधिकार मिला था, और वुमेन्स पे बात हो रहा था कि पार्टी इन लोग को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, लेकिन एक्चुअली उसको नहीं दिया गया था। ठीक है, ड्यूरिंग द असेंबली इलेक्शन एंड वेयर अलाउड, उस समय असेंबली इलेक्शन में अलाउड किया गया, बट नॉट ग्रांटेड सफरेज ड्यूरिंग द असेंबली, अलाउड नहीं किया गया, सॉरी अलाउड नहीं किया गया था, और अलाउड किसको किया गया था, मेल को। ठीक है, याद रखना है, कंजर्वेटिव फोर्सेस सप्रेस द लिबरल मूवमेंट, जो कंजर्वेटिस्ट हैं उन्होंने बहुत कोशिश करी कि ये जो मूवमेंट है लिबरल्स के, उन लोगों को कंट्रोल करें, लेकिन वो लोग कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाया। ठीक है, एंड फॉलोइंग 1848 द ऑटोक्रेटिक मोनार्क इन द सेंट्रल and the eastern Europe began implemented changing witness and the western Europe before 1850 such as the abolition of सारी चीज जो सर्फडॉम है एंड बॉन्डेड लेबर, जो जबरदस्ती काम कराने वाले लोग नहीं होता है कि बंधुआ मजदूर टाइप में, उनको एक तरीके से क्या किया गया,
फ्री किया गया, ठीक है। एंड द हैब्सबर्ग ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियन इन 1867 एज अ पार्ट ऑफ रिफॉर्म। और वहां पर जो हैब्सबर्ग जो रूलर था उसको ग्रांट किया गया कि भाई आपको खुला छूट है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं 1867 में। तो यहाँ पर एक तो दो चीज बचा हुआ है। यहाँ तक तो हमने देख लिया किस तरीके से चीजें जो रिफॉर्म होते होते अलग अलग जगह पर किस तरीके से हुआ। अब जो है वो इटली कैसे आजाद हुआ भाई, है कि नहीं। जर्मनी, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एक ब्रिटेन, है ना। ब्रिटेन में भी आजादी मिलती है ना, है। बल्कन वाला आएगा, बल्कन स्टेट वाला, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट में। तो यहाँ तक भाई एक बार बैठ के पढ़ना, ये पूरे नोट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से चीजें जो है वो बदली। सब पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ, खास करके ये वाला, जो ये वाला इकोनॉमिक हार्डशिप कैसे हुआ। तो देख रहे हो, जॉब सीकर्स इंक्रीज द कंपटीशन, लिमिटेड जॉब था भाई। फिर चीप इंपोर्ट हो रहा था भाई, जिसकी वजह से जो लोकल्स लोग थे उन लोगों को सस्ता सामान तो मिल रहा था लेकिन लोकल प्रोड्यूसर को फायदा नहीं हो रहा था। उसके बाद देखो जो फ्यूडल ऑब्लिगेशन था, मतलब पीजेंट्स पर जबरदस्ती बनाकर वो काम करवाया जा रहा था भाई। वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, राइजिंग फूड प्राइस हो रहा था, ओवरक्राउडेड स्लम एरिया क्यों हो रहा था, गांव से गांव से शहर की तरफ आ रहे थे वो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। और यहाँ पर भी ये वाला जो पॉइंट है, कहाँ मैंने बताया था, हाँ ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना था, 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, कि उसमें क्या क्या किया गया। और लास्टली जो है वो कम से कम यहाँ एक काम तो गलत किया गया, सिर्फ फीमेल्स को ऑटोनॉमी नहीं दी गई उतनी, लेकिन तब भी उनको एक जाना गया कि हाँ भाई वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है, लेकिन उन लोगों को वोटिंग राइट नहीं मिला था, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।